फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में लास्ट में ये बताया था कि जो नेफ्रॉन के कौन कौन से पार्ट हैं वो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि वो हम एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो आइए सीखते हैं रोल ऑफ नेफ्रॉन इन ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। यह नेफ्रॉन के जो पार्ट हैं उनका ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में क्या रोल है। तो जैसे हमने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में बोमन कैप्सूल का तो हमने डिस्कस कर लिया था। फिर हमने ये बताया था आपको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से जो ब्लड फिल्टर होके पीसीटी में, लूप ऑफ हैनल में, डीसीटी में, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में और कलेक्टिंग डक्ट में जब चलेगा तो उसकी पीएच, उसकी कंपोजिशन, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर लगातार चेंज होता रहेगा। क्यों होता रहेगा लगातार चेंज? क्योंकि लगातार इसमें से, इस नेफ्रॉन में से, इस ट्यूब्यूल में से, ये ट्यूब्यूल है, ये नेफ्रॉन है, लगातार इसमें से जो बढ़िया चीजें हैं, जो काम की चीजें हैं, उनका क्या होता चला जाएगा? रीअब्जॉर्प्शन। और साथ में जितनी भी टॉक्सिक चीजें हैं वो इसके अंदर यहाँ डाल दी जाएंगी। अब देखो, दो तीन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान करना है। तो इनके सभी के नाम, ये क्या नाम है बताओ? इसका नाम है बोमन कैप्सूल, कई बार आ चुका है। और इसका नाम है क्या? इसका नाम पीसीटी। इसका पूरे का क्या नाम है? पीसीटी। ये क्या है? पूरे का पूरा लूप ऑफ हैनल। और इसका नाम क्या है? डीसीटी। और जो ये आर्क शेप आपको स्ट्रक्चर दिखाई देने लग रही है, ये वाली, इसका नाम है सीटी, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। और ये जो पूरी लार्ज ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, इसका नाम है, इस तरफ लिख देता हूं, सीडी। ठीक है, एक तो ये बात। ये जो पोर्शन है नीचे वाला, ये मेडुला वाला पोर्शन है, रीनल मेडुला। ठीक है। और जो ऊपर वाला है ये लाइन, ये क्या है? कॉर्टेक्स। तो जो नेफ्रॉन का जो ये डॉटेड लाइन से ऊपर वाला हिस्सा है वो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, रीनल कॉर्टेक्स, और नीचे रीनल मेडुला। तीसरी बात, आपको ये भी समझना है कि हर एक पार्ट का नाम और उनकी जो पोजीशन ऊपर या नीचे है। अब जो एक इम्पोर्टेंट बात है वो समझनी है, यहाँ पर जो ये फ्लूइड भरा हुआ है, ये नेफ्रॉन के अंदर ये जो फ्लूइड भरा हुआ है, इसको हम क्या कहेंगे? टिश्यू फ्लूइड। क्या कहेंगे? टिश्यू फ्लूइड। यहाँ पूरे इस नेफ्रॉन के अंदर, ये बाहर, ये सारा, ये सब इसके अंदर नहीं, ये तो नेफ्रॉन है, यहाँ 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 यहाँ, ये जहाँ पर भी भरा हुआ है उसको हम क्या कह रहे हैं? टिश्यू फ्लूइड। ये सब, जैसे मैं ये आपको डॉटेड ऐसे, ये ऐसे इसको दिखाने लग रहा हूँ, ये सब क्या है बताओ? ये सब क्या है? टिश्यू फ्लूइड। ये पूरा इसके अंदर टिश्यू फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है। सबसे अहम बात आपको क्या सीखनी है, ये देखिए। अब देखो, अगर मैं ऐसे ये एरो का निशान, ये एरो का निशान ऐसे बाहर की तरफ बनाता हूं, किसकी तरफ? बाहर की तरफ। किसकी तरफ? बाहर की तरफ। ये मैंने एरो के निशान बाहर की तरफ बनाए हैं, जैसे ये बाहर की तरफ, जैसे मैंने ये बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ, यानी कि नेफ्रॉन से बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ, ये भी बाहर की तरफ। ठीक है। तो बाहर की तरफ
तीर के निशान का एरो का मतलब है रीएब्जॉर्प्शन। क्या, यानी कि जो इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में, इस नेफ्रॉन में जो चीजें थी, जो काम की चीजें थी, वो बाहर निकली थी। एरो का निशान बाहर की तरफ, क्या निकली, बाहर। आप सभी देखो ये बाहर निकलने लग रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ है, वो रीएब्जॉर्प्शन। किसने किया है, रीएब्जॉर्ब टिश्यू फ्लूइड ने। तो अब आप भली बात इसको समझ गए होंगे। कहाँ मैंने बाहर का निशान, ये एरो के निशान कहाँ लगाए हैं, पीसीटी पे लगाए हैं, लूप ऑफ एनल के इस थिन पोर्शन पर, ये जो डिसेंडिंग वाला है और ये जो असेंडिंग वाला है। तो असेंडिंग के तो दोनों थिक और थिन दोनों पे बाहर की तरफ लगाए हैं, इसमें सिर्फ थिन वाले पोर्शन पर। फिर मैंने डीसीटी पे भी बाहर लगाए हैं, फिर मैंने ये सीटी पर भी, ये सीटी पर ये ऐसे बाहर की तरफ, ऐसा नहीं कि ऊपर ये बाहर की तरफ एरो होने चाहिए, ये बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ, ये सब बाहर की तरफ मैंने निशान लगाए हैं। इसका अर्थ ये है बाहर निकलेगा, जो इम्पोर्टेंट सब्सटेंस है, जो काम की चीज़ें हैं, वो इस नेफ्रॉन से बाहर निकलेंगे। जहाँ जहाँ पर मैंने ये निशान लगाए हैं, वहाँ से वो इम्पोर्टेंट सब्सटेंस बाहर निकलेंगे। बस हमें ये देखना है कि जहाँ जहाँ पर ये तीर के निशान मैंने बाहर लगाए हैं, वहाँ से कौन कौन सी चीज़ें बाहर निकलेंगी, यानी कि रीएब्जॉर्ब होंगी। वो किसके द्वारा रीएब्जॉर्ब की जाएंगी, टिश्यू फ्लूइड के द्वारा। बस इसमें यही देखने की एक खास जरूरत है। अब देखेंगे, देखो जैसे इसमें ग्लूकोज, क्या, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन, हॉर्मोन्स, सोडियम, पोटासियम, क्लोराइड, वाटर और थोड़ा सा यूरिया। अब देखो कौन कौन सी चीजें पीसीटी में से रीएब्जॉर्ब होने लग रही हैं। वो काम की चीजें क्या क्या हैं, 3000, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन, हॉर्मोन्स, सोडियम आयन, पोटासियम आयन, क्लोराइड आयन, वाटर और यूरिया। पीसीटी में से इतनी चीजें बाहर निकल जाएंगी, यानी कि टिश्यू फ्लूइड के द्वारा रीएब्जॉर्ब कर ली जाएंगी। ठीक है। अब जो डिसेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ एनल का, और उसका जो थिक पोर्शन है, उसमें से कुछ भी चीज रीएब्जॉर्ब नहीं होती। हाँ, जो डिसेंडिंग लिम्ब का जो थिन पोर्शन है, यहाँ से वाटर को क्या किया जाएगा, रीएब्जॉर्ब। अब आ जाओ असेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब में ये थिक पोर्शन, ये थिन, जो थिन पोर्शन है उसमें से NaCl जो सोल्ट है वो रीएब्जॉर्ब किया जाएगा, और जो थिक पोर्शन है उसमें से Na आयन और क्लोराइड आयन को रीएब्जॉर्ब किया जाएगा। कौन से पार्ट में कौन सी चीज रीएब्जॉर्ब होती है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाने लग रहा हूँ। अब आ जाओ DCT के पास। DCT में क्या, यहाँ पर सोडियम आयन, यहाँ पर क्लोराइड आयन, यहाँ पर वाटर, तीन चीजें मैंने दिखाई है। कहाँ पर, DCT में। कौन कौन सी, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन और वाटर, ये रीएब्जॉर्ब होंगी। क्लियर, क्या होंगी, रीएब्जॉर्ब। अब आ जाओ जो ये नेफ्रॉन का जो कोर्टेक्स पार्ट है, इसमें भी यही तीन चीज, H2O, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। जो DCT में तीन चीज, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन और वाटर की जो रीएब्जॉर्प्शन DCT में हुई थी, वही कलेक्टिंग डक्ट के अपर वाले पोर्शन में। अब यहाँ पर दो, जो रीनल मेडुला वाला पार्ट है, उसमें दो चीजें, बोलो क्या, सोडियम
आयन और वाटर। यहाँ पर क्या नहीं लिखा मैंने, क्लोराइड आयन। और नीचे वाले पोर्शन से क्या रीएब्जॉर्ब होता है, यूरिया। क्या होता है, यूरिया। अब आप इस पूरे नेफ्रॉन को आप देख सकते हैं, मैंने तीर का निशान बाहर की तरफ दिखाने का ये मतलब बताया है कि उसका क्या मतलब होता है, रीएब्जॉर्प्शन। कहाँ से निकलेंगी वे चीज़ें, नेफ्रॉन के पार्ट से। उनको कौन रीएब्जॉर्ब करेगा, टिश्यू फ्लूइड जो ये भरा हुआ है। कौन कौन से पार्ट में से कौन कौन सी चीज बाहर निकल रही है, यानी कि रीएब्जॉर्ब होने लग रही है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ये कलेक्टिंग डक्ट के लोअर हिस्से से यूरिया बाहर निकल रहा है। कलेक्टिंग डक्ट का ये जो थोड़ा सा ऊपर वाला हिस्सा से पानी और सोडियम आयन बाहर निकल रहा है। कलेक्टिंग डक्ट का जो ये ऊपर वाला पार्ट, इसमें तीन चीज, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन और पानी बाहर निकल रहा है। और बीसीटी से सोडियम आयन, क्लोराइड आयन और पानी बाहर निकल रहा है। और इसमें से भी आप वाटर और सोडियम आयन दिखा सकते हैं। किसमें से, सीटी में से वाटर और सोडियम आयन बाहर निकल रहे हैं। फिर ये थिक पोर्शन है, इसमें से सोडियम आयन और क्लोराइड आयन बाहर निकल रहा है। ये थिन पोर्शन में से सोडियम क्लोराइड सोल्ट बाहर निकल रहा है। इस थिन पोर्शन में से पानी बाहर निकल रहा है। और ये पूरा पीसीटी में से 6-7 चीजें, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन, हार्मोन्स, सोडियम, पोटासियम, क्लोराइड आयन और H2 और यूरिया बाहर निकलने लग रहे हैं। इसमें एक विशेष रूप से आपको ये बात समझने की भी जरूरत है कि यूरिया तो थोड़ा सा रीएब्जॉर्ब होगा, पानी काफी मात्रा में रीएब्जॉर्ब होगा, सोडियम पोटासियम क्लोराइड, मोस्ट ऑफ द सोडियम पोटासियम क्लोराइड या रीएब्जॉर्ब होंगे। और हार्मोन, विटामिन, अमीनो एसिड और ग्लूकोज, 4 चीज, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन और हार्मोन, ये एंटायर यानी कि पूरे के पूरे यहीं पर क्या हो जाएंगे, रीएब्जॉर्ब। 4 चीज तो ये पूरी की पूरी, ये मैक्सिमम, ये भी मैक्सिमम और ये बिल्कुल थोड़ा सा। सभी में आपने देखा कि जो तीर का निशान है वो ये इंडिकेट करता है कि ये चीज़ें बाहर की तरफ निकल रही हैं। इसका मतलब ये रीएब्जॉर्ब हो रही हैं, इसका मतलब ये टिश्यू फ्लूइड के द्वारा रीएब्जॉर्ब हो रही हैं। और कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ रीएब्जॉर्ब हो रही है, ये आपको मैं स्पष्ट रूप से यहाँ पर बताने लग रहा हूँ। कोई अपने तरफ से इसमें कोई बदलाव नहीं करना, ये और कहीं लिख दिया, मान लीजिए ये H2 यहाँ लिख दिया, फिर ये गलत हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे मैं लिख यहाँ इसी की स्टोरी बताता हूँ ऐसे। अब देखो, जो ग्लूकोज है, जो अमीनो एसिड है और जो सोडियम और पोटासियम, देखो ध्यान से, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम और पोटासियम, ये जो रीएब्जॉर्ब होते हैं, रीएब्जॉर्ब बाय एक्टिव प्रोसेस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऐसे कह सकते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। 4 चीजें, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम आयन और पोटासियम आयन, जो रीएब्जॉर्ब होते हैं वो किस प्रोसेस से होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। किससे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, जिसमें एनर्जी लगती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हमने पहले डिटेल में भी किया था। ठीक, एक तो ये खास बात। दूसरी खास बात, जो यूरिया है, यूरिया इज रीएब्जॉर्ब्ड बाय डिफ्यूजन। यूरिया कैसे रीएब्जॉर्ब होता है, डिफ्यूजन के थ्रू। ये याद रखनी है, ये कॉम्पिटिशन की बातें हैं। तीसरा, जो क्लोराइड आयन है इज रीएब्जॉर्ब्ड बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये बेहद जरूरी है जो आपको याद रखनी। फिर बता देता हूं, ये जो हमने यहाँ पर 6-7 चीजें लिखी हैं,
सारी की सारी रीएब्जॉर्ब होने वाली कौन कौन सी चीज़ है? ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन, हॉर्मोन्स। ये चार एंटायर पूरी सारी की सारी जितना भी ग्लूकोज होगा, जितना भी अमीनो एसिड होगा, जितना भी विटामिन होगा, जितने भी हार्मोन होंगे, सारे यहाँ पर रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे। और मैक्सिमम, मोस्ट ऑफ द, मैक्सिमम कह सकते हैं, मैक्सिमम किसका रीएब्जॉर्ब? पूरा नहीं, इनका तो चारों का पूरा, लेकिन इन दो का, पानी का और सोडियम, पोटासियम और क्लोराइड का क्या होगा? मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होगा। और सम थोड़ा सा यूरिया भी क्या हो जाएगा? रीएब्जॉर्ब। यहाँ पानी का NaCl का NaCl, और ये NaCl आयन H2O, इसमें भी H2O Na, H2O NaCl, NaH2O, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यूरिया। अगर फिर भी अगर यूरिया ज़्यादा जाने लग रहा है तो उसको, अगर शरीर में कमी होती है यूरिया की, तो उसको थोड़ा सा फिर से रीएब्जॉर्ब किया जाएगा। इसमें सिर्फ 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको नेफ्रॉन के हर पार्ट का पता है तो मैंने हर पार्ट में तीर का निशान लगा के, बाहर की तरफ तीर का निशान लगा के ये बताया है कि कौन सा सब्सटेंस रीएब्जॉर्ब कहाँ पर होने लग रहा है, एक बात। और ये 2-3 बातें खास बताई हैं, कौन एक्टिव ट्रांसपोर्ट से रीएब्जॉर्ब हो रहा है, कौन डिफ्यूजन से, कौन पैसिव ट्रांसपोर्ट से। तो ये सारे का सारा क्या है? रीएब्जॉर्प्शन का। अब मैं इस डायग्राम को फिर से दोबारा बनाऊंगा और तीर के निशान को थोड़ा सा बदलूंगा। अगर ये तीर का निशान वैसे ही समझा रहा हूं, अगर अंदर की तरफ आ जाए, एक तो ये तो तीर का निशान क्या है, देखो बाहर की तरफ, इसका मतलब तो ये क्या है? रीएब्जॉर्प्शन। ये तो हम अब कर चुके हैं, अब ये बाहर की तरफ वाला तो कर चुके हैं। अब तीर का निशान जो अंदर की तरफ है, उसका मतलब है ये टिश्यू फ्लूइड इसके अंदर वेस्ट चीजों को अंदर छोड़ेगा, और अंदर छोड़ेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? ट्यूबुलर सिक्रीशन। क्या कहेंगे? ट्यूबुलर सिक्रीशन। एब्जॉर्प्शन का मतलब तीर का निशान बाहर की तरफ, यानी कि इस नेफ्रॉन में से बाहर चीजें निकलने लग रही हैं। कौन से पार्ट में कौन सी चीज निकलने लग रही है, मैं बार बार आपको बता चुका हूँ। अब की बार ये तीर का निशान अंदर की तरफ आएगा, इसका मतलब टिश्यू फ्लूइड से नेफ्रॉन के अंदर चीज सिक्रीट की जाएंगी, इसलिए क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन इन ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो हमारा जो थर्ड स्टेप था वो भी हो जाएगा। और ये तो ये था ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन की पूरी बात। अब इस तीर के निशान को यहाँ मैं मिटो देता हूँ, फिर एक नया फ्रेश डायग्राम बनाते हैं। उसमें सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, हालांकि जो बुक है आपकी उसमें तीर के निशान अंदर की तरफ और बाहर की तरफ दोनों ही दिखाए हुए हैं, उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ट्यूबुलर सिक्रीशन में अलग डायग्राम बना देना और ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन में अलग डायग्राम बना देना। जैसे मैं इसको अब मिटाने लग रहा हूँ, ठीक है, और ये सारी सी चीज़ें गायब कर दूंगा। तीर के निशान को, पार्ट हमारा वही रहेगा, बस अब आप देखो कोई भी आपको तीर का निशान बाहर की तरफ नहीं दिखाई देने लग रहा है। इसको थोड़ा सा फिर से बनाते हैं ऐसे, ठीक है। अब नेफ्रॉन के पार्ट वही रहेंगे। अब हमारा टॉपिक क्या बन गया है? तीसरा स्टेप था हमारा ट्यूबुलर सिक्रीशन। क्या था? ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन का मतलब क्या है कि जो वेस्ट मटेरियल है वो किस में सिक्रीट, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई ये जो चीज़ें हैं ये टॉक्सिक सब्सटेंस हैं, ये वेस्ट मटेरियल है, तो ये किसके अंदर सिक्रीट किए जाए? इस नेफ्रॉन के अंदर, ताकि ये जो यूरिन है इसके साथ ऐसे बह के बाहर निकल जाए।
अब उन्हीं को पढ़ेंगे ऐसे, ठीक है। ट्यूबुलर सिक्रीशन, तो इन ट्यूबुलर सिक्रीशन वेस्ट मटेरियल ट्रांसफर टू ट्यूब्यूल, किसमें ट्रांसफर टू ट्यूब्यूल में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, एंड फाइनली रिमूव फ्रॉम द बॉडी, और वो फाइनली बॉडी से क्या कर दिए जाएंगे, रिमूव कर दिए जाएंगे। इन ट्यूबुलर सिक्रीशन में नेफ्रॉन प्ले इम्पोर्टेंट रोल, नेफ्रॉन अपना इम्पोर्टेंट रोल दिखाता है। कैसे दिखाता है अभी हम करेंगे, जैसे आ जाओ, ठीक है। अब ये पीसीटी की बात देखो आप, ये तो आपने लिख लिया से। अब क्या क्या चीज है, ये तीर का निशान अब अंदर की तरफ डालना, देखो ये तीर का निशान अब अंदर की तरफ, तो पीसीटी में क्या क्या आने लग रहा है देखेंगे। अब देखो क्या क्रिएटिनिन CREATININE, क्रिएटिनिन एक ऑर्गेनिक वेस्ट है, जैसे कीटोनिक बॉडी, जैसे यूरिया, ऐसे ही एक क्रिएटिनिन एक सब्सटेंस है जो वेस्ट है और जो टॉक्सिक है हमारे लिए, तो उसको शरीर से बाहर निकालना पड़ेगा। हिप्पूरिक एसिड ये भी टॉक्सिक है, इसको भी इस नेफ्रॉन के अंदर सिक्रेट किया जाएगा। और बताओ जितने भी पिगमेंट्स, ड्रग्स, अमोनियम आयन, पोटासियम आयन, देखो पोटासियम आयन ज्यादा नहीं होने चाहिए, अमोनियम आयन ज्यादा नहीं होने चाहिए, ये भी नेफ्रॉन के अंदर डाल दिए जाएंगे। जितनी ड्रग्स, दवाइयाँ, मेडिसिन जो हम लेते हैं वो भी, पिगमेंट्स, हिप्पूरिक एसिड और क्रिएटिनिन, ये सारी की सारी चीजें पीसीटी में एक्सक्रीट की जाती है, यानी कि इसमें डाल दी जाती है। तीर का निशान अंदर की तरफ है, इसका मतलब ट्यूबुलर सिक्रीशन, ये आपको बात समझ में आ जानी चाहिए ना। जो ये अब डिसेंडिंग जो पार्ट है, ये थिक पार्ट है और ये थिन, इनका किसी का भी रोल नहीं है ट्यूबुलर सिक्रीशन में, राइट। हाँ, जो थिन पार्ट है, जो असेंडिंग लिम्ब का जो थिन पार्ट है, वो अगर एक्सेस यूरिया है तो उसको एक्सक्रीट कर देगा इस थिन पोर्शन ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनल के अंदर, ठीक है। और थिक का यहाँ कोई रोल नहीं है इसमें, तो पूरे थिन और थिक का कोई रोल नहीं है, थिक का कोई रोल नहीं है। थिन पार्ट क्या एक्सक्रीट करेगा, यूरिया को यहाँ पर। अब आते हैं डीसीटी में। डीसीटी में तीन चीजें हैं जो एक्सक्रीट की जाएंगी, क्या क्या, तीर के निशान पहले अंदर की तरफ, ये आपको प्रमुख रूप से याद रखने हैं, क्योंकि तीर का निशान अंदर की तरफ का मतलब होता है ट्यूबुलर सिक्रीशन, और तीर का निशान बाहर की तरफ होता है, इसका मतलब ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। तो हम अब सिक्रीशन करें, क्या, अमोनियम आयन, पोटासियम आयन और H आयन। बताओ क्या क्या चीज, तीन चीज, अमोनियम आयन, पोटासियम आयन और H आयन। अगर ये आयन ज्यादा हुए और ये अगर नेफ्रॉन के अंदर डाल के इनको बाहर नहीं निकाला गया तो ये किडनी को डैमेज कर सकते हैं,
ये भी चीज़ किडनी को डैमेज कर सकती है। जो भी चीज़ एक्सक्रीट करनी है अगर वो बची रही तो वो किडनी के लिए घातक सिद्ध होगी। इसलिए इनको ट्यूब्यूल्स के अंदर डालना बेहद जरूरी है ताकि ये शरीर से यूरिन के थ्रू क्या निकल जाए, बाहर निकल जाए। ठीक है। अब जो ये वाला पोर्शन है सीटी और ये थोड़ा सा अगर हमारे शरीर के अंदर पोटासियम आयन ज़्यादा तो उसको भी इसमें क्या कर सकते हैं, हम डाल सकते हैं। बस बाकी ना तो सीडी का ऊपर तक रोल ना सीटी का रोल। तो यहाँ पर आप सिर्फ 3 चीज़ों का मुख्य रोल, 3 पार्ट का मुख्य रोल देखने लग रहे हैं, पीसीटी का, डीसीटी का और ये लूपोफेनल का जो कौन सा पोर्शन, जो थिन पोर्शन है किसका, असेंडिंग लिम्ब का। तो ये चीज़ें किस किस में एक्सक्रीट होने लग रही हैं, पीसीटी, डीसीटी और जो लूपोफेनल है उसमें भी जो असेंडिंग लिम्ब है उसका भी थिन रीजन, थिन पोर्शन, ये रोल अपना अदा करते हैं। तो पीसीटी में क्या क्या, क्रिएटिनिन, हिप्पूरिक एसिड, पिगमेंट्स, ड्रग्स, अमोनियम आयन, H, पोटासियम आयन। डीसीटी में अमोनियम आयन, पोटासियम आयन और H आयन, और इसमें केवल यूरिया। तो इस तरीके से इन चीज़ों को, ये सारी की सारी चीज़ें टॉक्सिक हैं, ये नेफ्रॉन के अंदर डालनी पड़ेंगी ताकि इनको, अब जैसे वो फिल्ट्रेट है वो ऐसे फ्लो करके आएगा, हर पार्ट से ऐसे फ्लो करता हुआ चलेगा। तो जो पहला हमने जो डायग्राम, जो पोर्शन बताया था उसमें क्या था, जितनी काम की चीज़ें हैं वो बाहर निकल जाएंगी, यानी कि रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। अब जितनी बेकार की चीज़ें हैं, जितनी टॉक्सिक चीज़ें हैं वो सारी इसके अंदर डल जाएंगी। जैसे ये डल गई, जैसे ये डल गई, इसको हम क्या कहते हैं, ट्यूबुलर सिक्रीशन। और मैंने एक लाइन लिखवाई थी, जैसे जैसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इसमें से ऐसे सर्कुलेट करता है तो उसकी कंपोजिशन, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर और उसका जो पीएच है वो क्या होता चला जाएगा, चेंज होता चला जाएगा। क्यों चेंज होता चला जाएगा, आपने ये भली बात यहाँ पर देख लिया है, क्योंकि लगातार ये ऐसा नहीं है, एक बात और ध्यान से सुनिए, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें एक बार तो इसके अंदर डलेंगी फिर अगले स्टेप में ये सारी चीज़ें बाहर निकलेंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये साइमल्टेनियसली चलता रहता है ये प्रोसेस, लगातार चीज़ें इसके अंदर डलती भी रहती हैं और लगातार इसके अंदर से चीज़ें बाहर भी निकलती रहती हैं, यानी कि ट्यूबुलर सिक्रीशन और ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन ये साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं पहले ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, सारी काम की चीज़ों को बाहर निकालेगा और फिर ट्यूबुलर सिक्रीशन, ऐसा नहीं है, लगातार साथ साथ होने वाले दोनों प्रोसेस हैं। ठीक है। इस कारण से पीएच और जो हमारी कंपोजिशन है और जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है वो सब क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा, बदलता जाएगा। तो ये था हमारा फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। इसमें 3 स्टेप आए थे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जिसमें हमने अलग डायग्राम बना के आपको वो स्टेप समझाया, दूसरा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, इससे पहले वाला जो डायग्राम बनाया था वो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन का था, कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ पर रीअब्जॉर्ब होने लग रही है वो चीज़ हमने आपको यहाँ पे समझाई थी। और अब ये हमारा जो तीसरा स्टेप है वो है ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन में कौन कौन सी चीज़, कौन कौन सी टॉक्सिक, कौन कौन सी एक्सेस भी कह सकते हैं, टॉक्सिक एक्सेस अनवांटेड जो सब्सटेंस है कहाँ कहाँ पर वो एक्सक्रीट की जाती है, वो ये डायग्राम दिखाने लग रहा है। इन 3 स्टेप से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, फॉर्मेशन ऑफ
यूरिन। तो आपने देखा कि जो फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन है वो इतना सरल प्रोसेस नहीं है, वो कितना जटिल प्रोसेस है, इतना अहम और इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। आपने देखा इसमें मुख्यतः अगर देखा जाए तो 5 डिफरेंट प्रोसेस चलते हैं, यानी कि यूरिया की साइकिल लीवर में अलग चलती है, यूरिन का फॉर्मेशन अलग होता है, फिर किस तरीके से यूरिन का फॉर्मेशन 3 स्टेप लगे उस तरीके से होता है, और किस तरीके से फिर यूरिया और यूरिन को शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कहने में बहुत आसान है कि यूरिन को पास आउट कर दिया, यूरिन बनता है, यूरिया बनता है, लीवर किडनी सब शामिल होते हैं, तब जाके ये दोनों चीज़ें बनती हैं और फिर इसको शरीर से बाहर निकाला जाएगा। जब ये सारी चीज़ें इस कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठी हो जाएंगी तो ये यूरेटर में खुल जाएगा और फिर यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। अभी तो हमने ये किया कि ऐसे बनते कैसे हैं, कहाँ कहाँ पर कौन सी चीज़ रीअब्जॉर्ब होती है, कौन कौन सी एक्सीक्रेटेड होती है। हमारा अगला टॉपिक होगा यूरिनेशन। यूरिनेशन क्या है, यूरिन की कंपोजिशन क्या है, यानी कि यूरिन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं और किस तरीके से अगर डिसऑर्डर है तो यूरिन के कलर वगैरह से हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा यूरिनेशन। ओके, थैंक यू।